Hello friends, in this video we are going to discuss about the important Constitution Amendment Acts. अभी तक देखिए हमारे संविधान में 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स लाए गए हैं। उसमें से जो 20 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने के आपके चांसेस हैं और आते रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है कि आर्टिकल 368 के तहत कि वो संविधान में संशोधन ला सकता है ना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो देखिए सबसे पहले तो ये याद रखना है ईयर इसका 1951 है ना। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। तो इसमें क्या है, जो पहले क्या है ना, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में उसको 44th अमेंडमेंट में लीगल राइट डिक्लेयर किया गया था। बट पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे है ना। उसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ चेंजेस किए गए थे और 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। शेड्यूल की वीडियोस जो है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ राइट टू प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस किए गए थे और 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1951 में आया था। तो इसमें क्या है, देखिए पहले क्या होता था, जो डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ हैं अभी जो वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखे थे, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, है ना, इस तरीके से। तो उनको पार्ट्स वाला जो सिस्टम था उसको हटा के यहाँ पे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसमें अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, 1971 में आया था। तो इसमें सबसे पहली बात तो पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अफर्म किया गया था। और नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट को ये कंपल्शन कर दिया गया था प्रेसिडेंट के लिए कि अगर कोई भी अमेंडमेंट बिल लाया जाता है प्रेसिडेंट के समक्ष, ठीक है, क्या होता है, संविधान में जब संशोधन होता है तो अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, ठीक है। लोकसभा में, राज्यसभा में वो बिल पास होता है, उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट को क्या है, अमेंडमेंट बिल्स को स्वीकृति देना होगी, ऐसा बना दिया गया था 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपना 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया था, जिसके तहत क्या है, सिक्किम को एक फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, है ना, सिक्किम, ठीक है। 35th में भी सिक्किम से रिलेटेड है, जिसमें जो सिक्किम को क्या किया गया था, एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, लेकिन फाइनली इसके तहत 36 के तहत उसको एक फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक। नेक्स्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1942 में आया था। ये देखिए जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके टाइम पे आया था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए गए थे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट वंस थे उनको हम देख लेते हैं। कि सबसे पहली बात तो जो हमारे प्रीएम्बल है संविधान में, प्रस्तावना, उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक। कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड आपको याद रख लेना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो ये चीज़। नेक्स्ट यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इसी संविधान के तहत ऐड की गई थी, ठीक है। सॉरी, इस संशोधन के तहत ऐड की गई थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो पार्ट 4A में ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसी के तहत ऐड की गई थी, ठीक है। जो फर्स्ट 10 ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। और कमेटी का नाम क्या था जिसने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी कर दिया गया, मतलब इट मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसकी एडवाइस के तहत ही प्रेसिडेंट को काम करना है, ऐसा बता दिया गया इसमें 42nd में, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोकसभा और जो विधानसभाएँ होती हैं राज्यों में, उसका टेन्योर 5 से 6 साल कर दिया गया, मतलब 1 साल बढ़ा दिया गया था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक। इसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई तो उसके बाद 1944 में कुछ और जो है अमेंडमेंट किए गए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक। क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से क्या किया गया, एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, आर्टिकल 300A के तहत, ठीक। ये याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वहाँ से हटा के फंडामेंटल राइट की लिस्ट से उसको आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। सेकंड है जुडिशियल रिव्यू जो है वो इमरजेंसी के लिए लगा दिया गया, मतलब इमरजेंसी जब भी लगेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है उसकी। 42nd में क्या था उसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तक जब भी इमरजेंसी लगती है देश में तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता, लेकिन इसके तहत क्या किया गया, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है
इमरजेंसीज के केस में, है ना। और इसके अलावा एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आई थी कि प्रेसिडेंट को एक रिकन्सिडरेशन करने के लिए एक मौका दिया जाता है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ये बिल जो है मतलब सही नहीं है, ठीक है, या कुछ उसमें गड़बड़ियाँ हैं, तो वो एक बार फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज सकता है ना। हालांकि बाद में अगर मान लो रिकन्सिडर्ड बिल आता है, वही का बिल आ जाता है, तो जो भी रिकन्सिडर्ड आता है तो उसको प्रेसिडेंट को फिर ये बाइंडिंग हो जाता है कि प्रेसिडेंट को उसे अपनी स्वीकृति देना होगी, है ना। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसमें क्या किया गया था, 10th शेड्यूल ऐड किया गया था जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेड्यूल की लिंक दे रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। उसमें ये सारे के सारे जो शेड्यूल्स हैं वो हमने एक्सप्लेन करे हैं, ठीक, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, है ना। तो यहाँ पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1988 में आया था। इसमें देखिए कि जो वोटिंग एज हुआ करती थी पहले 21 ईयर्स थी मिनिमम जो है ना, लेकिन उसको 21 से घटा के क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया इस 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक। और यहाँ पे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था, उसमें क्या किया गया था, जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं एट प्रेजेंट, तो उस टाइम पे क्या है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में, ठीक है, तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 1992 में आया था, इंपॉर्टेंट है। तो 73rd और 74 दोनों आपको ध्यान में रखना है, वो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है ना। तो इसमें क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। उसी के तहत जो 11th शेड्यूल है जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है वो उसको ऐड किया गया था। और इसके अलावा पार्ट 9 को इंसर्ट किया गया था, है ना। पार्ट 9 में क्या है, पंचायती राज के बारे में पूरा दिया गया है। तो उसमें क्या है, आर्टिकल 243A से लेकर के 243O तक पूरा का पूरा पंचायती राज के बारे में है। तो ये सब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था, है ना। सिमिलरली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, है ना, पंचायती राज जो है रूरल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, म्यूनसिपैलिटीज़। तो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 12th शेड्यूल, ठीक है, और पार्ट 9A इंसर्ट किया गया था इसके लिए, है ना, पार्ट 9A, और आर्टिकल 243B से लेकर के आर्टिकल 243ZG तक। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, 11th शेड्यूल, ठीक है, पार्ट 9, यहाँ पे 12th शेड्यूल और पार्ट 9A, ठीक, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि कब आया था, 2002 में आया था, 2002 में, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, 21A जो है आर्टिकल इंसर्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन जो होता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। और इसी के तहत जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है वो भी ऐड करी गई थी कि हर पेरेंट्स को या गार्जियन को अपने चिल्ड्रन को क्या है अपॉर्चुनिटी देना चाहिए किस चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, जो कि 6 to 14 ईयर्स की एज के हैं, ठीक है। ये मिनिमम मतलब एज क्राइटेरिया यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे यह 86 में ऐड किया गया था आर्टिकल 21A। इसके बाद 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था, सेपरेट कमीशन जो है STs के लिए लाया गया था, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए सेपरेट कमीशन लाया गया था, ठीक है। पहले क्या है, जो नेशनल कमीशन ऑफ मतलब SCs और STs दोनों कंबाइंड थे, ठीक है। बाद में यहाँ पे सेपरेट कमीशन लाया गया था, आर्टिकल 338 में आर्टिकल 338A इंसर्ट किया गया था, ठीक। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था, जिसमें लोकसभा और जो विधानसभाओं की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 15% हो सकती है मैक्सिमम, मतलब जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके 15% ही हो सकती है मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ, ठीक, ये बताया गया था। तो ये है। और नेक्स्ट इसके बाद है यहाँ पे 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 4 नई लैंग्वेजेस ऐड की गई थी इस शेड्यूल में। क्या कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये याद रखना है आपको, ठीक। इसके अलावा 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो कुछ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो यहाँ पे किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत है GST, है ना, GST इंपॉर्टेंट है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। जिसमें आपका ये आर्टिकल 246A, 269A, 279A इंसर्ट किया गया था। और यहाँ पे आर्टिकल 279A में क्या है, GST काउंसिल, ये याद रखना है।
102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का दर्जा दिया गया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो ये याद रखना है आर्टिकल 330। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 102, ठीक है। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 338 के तहत, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या है, जो लेटेस्ट वाले हैं ये जो इनको तो ध्यान में रखना ही है सब, मतलब 101, 102, इसके अलावा नेक्स्ट है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो EWS कैटेगरी होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, उसमें 10% रिजर्वेशन जो है लाया गया था, 10% रिजर्वेशन का प्रावधान, ठीक है, जो सवर्ण आंदोलन हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद ये 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 104 जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लास्ट, उसमें क्या किया गया था, जो 2020 में लाया गया था, तो उसमें क्या है, रिजर्वेशन जो है SCs और STs के लिए लोकसभा में एक्सटेंड कर दिया गया था बाय 10 ईयर्स, मतलब 70 साल हो चुके हैं तो अब 10 साल और इंक्रीमेंट कर दिया गया 80 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे SCs और STs के लिए कहाँ पे, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, जो विधानसभा वगैरह होती है, ठीक है, स्टेट में। तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हुई कि दे रिमूव द रिजर्व सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व सीट्स का प्रावधान है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, उसको रिमूव कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट वाले तो सारे इंपॉर्टेंट है 101 से लेकर 104 तक, ठीक है। उसके अलावा बाकी भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। 42nd, 44th, और जो लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई हैं स्केड्यूल्स में डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट्स के तहत, तो वो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो आपको अगर याद नहीं है तो एक बार याद कर लीजिए, पूरा वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अल्फा बैंकर्स चैनल को आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बैंकिंग, SSC, स्टेट PSC, रेलवेज़ और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।